नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बड़ा गेम करने वाले हैं? क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मन बदल गया है? क्या वो पाला बदलने वाले हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जो एक तस्वीर से सामने आई है। ये तस्वीर मेरे थंबनेल पे लगी हुई है और इस तस्वीर में आपको नीतीश कुमार बेहद गंभीर मुद्रा में दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीर आई है G20 के बैठक से, जब नीतीश कुमार रात्रि भोज में निमंत्रित थे। यह रात्रि भोज में निमंत्रण राष्ट्रपति मुर्मू ने G20 के सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों के साथ जो डिनर हुई थी उसमें शामिल होने के लिए नीतीश कुमार को भेजा था। सभी पार्टियों को यह निमंत्रण पत्र भेजा गया, अमूमन मैक्सिमम नेताओं को भेजा गया है, लेकिन जो एक्सेप्ट किया जिन नेताओं ने, उनमें सबसे प्रखर नाम जो सामने आ रहा है और जो चौंकाने वाला है वो नीतीश कुमार का है और ममता बनर्जी के साथ साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। नीतीश कुमार और ममता का यह एक्सेप्ट करना इसलिए खबरों में, सुर्खियों में है क्योंकि पिछले 2-3 साल से लगातार वो भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दोनों के ही कार्यक्रमों में शिरकत करने से बचते हैं, दोनों के साथ आने से बचते हैं, दोनों के किसी एक साथ बैठने से वो बचते हैं। लेकिन कल की बैठक में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो निमंत्रण के बाद हुई है, उस डिनर बैठक में नीतीश कुमार ने करीब 22 से 23 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और इसके बाद ये तस्वीर सामने आई है नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन की। आप इस तस्वीर में देखेंगे तो नीतीश कुमार का चेहरा गंभीर नजर आएगा, जबकि हेमंत सोरेन मुस्कुराते हुए आपको नजर आ रहे हैं। चिंता की लकीर नीतीश के चेहरे पर साफ साफ दिख रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि INDA से जो विपक्षी मुख्य गठबंधन है, उससे लगातार इनको इग्नोर किया जा रहा है। उनके चाहने वाले, उनके समर्थक भले ही इसे सहज मान रहे हों, लेकिन नीतीश कुमार के लिए बहुत ही असहज है, क्योंकि नीतीश एक वैसे नेता हैं जो पल में तोला पल में सोना होते हैं। वो पल में किसी पार्टी में चले जाते हैं, पल में दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, पल में किसी से गुस्सा करते हैं, पल में वो ठंडा हो जाते हैं। और नीतीश कुमार इस बार जो ये चेहरा जो दिख रहा है नीतीश कुमार को, बेहद गंभीर दिख रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप मेरे थंबनेल पे देखिए, आपको वो चेहरा, आपको उस चेहरे से समझ में आएगा कि नीतीश की बॉडी लैंग्वेज क्या है। नीतीश बेहद गंभीर मुद्रा में है। और इसके बाद जब प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई तो नीतीश थोड़े नरम पड़े हैं। इस मुलाकात में क्या बात हुई है, क्या रणनीति कोई बनी है, क्या आगे की योजनाओं को लेकर कोई बात हुई है, या दोनों में सिर्फ एक औपचारिक यह मुलाकात थी। अगर औपचारिक मुलाकात होती तो 1-2 मिनट की औपचारिक मुलाकात होती, लेकिन करीब 20-22 मिनट दोनों के बीच में बात हुई है। और यह बात जाहिर सी बात है राजनीतिक स्तर पर हुई होगी। G20 का सम्मेलन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत व्यस्त थे चूँकि उस G20 का अध्यक्षता वो कर रहे थे, लिहाजा इन सब के बीच अगर वो नीतीश कुमार से बात करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कोई गंभीर मामला है। इसके इतर आप देखिए कि जो गिरिराज सिंह है, बीजेपी के नेता, वो हेमंत सोरेन से डिनर टेबल पे लगातार गपशप कर रहे हैं और बेबाक होकर गपशप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है और कोई ना कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि आपको मैं बता दूं कि INDA में लगातार बिखराव की बातें सामने आ रही हैं। आप पंजाब में आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि मैं अकेले चुनाव लोकसभा लड़ूंगी। दिल्ली में बिखराव है, बाकी पार्टियों में भी एकजुटता नहीं है। इन विपक्ष के इतर नेता बयान दे रहे हैं। अभी तक इनके पार्टी में कोई संयोजक तय नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि अब संयोजक बनेगा नहीं। कोऑर्डिनेशन कमेटी इन्होंने बना दी, इन्होंने कैंपेन कमेटी बना दी, इन्होंने मीडिया कमेटी बना दी, और उन सब में नीतीश कुमार नदारद हैं। नीतीश कुमार की कहीं भूमिका नज़र नहीं आती, जबकि आपको याद होती इस विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की अहम भूमिका नीतीश कुमार ने ही निभाई थी। आप याद कीजिए, पटना मीटिंग से पहले नीतीश कुमार कम से कम कई बार दिल्ली आए, राहुल गांधी से मिले, सोनिया गांधी से मिले, लेकिन उन्हें वो स्पार्क नहीं दिखाई दिया कि विपक्ष एकजुट हो। फिर उन्होंने कांग्रेस के धूर विरोधी ममता बनर्जी को एक साथ किया, अरविंद केजरीवाल जो कांग्रेस के धूर विरोधी हो उनको एक मंच फैलाया और एकजुटता बनाई। इसके बाद से जो पटना में बैठक हुई थी, नीतीश को यह उम्मीद थी कि उन्हें संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन पटना में कांग्रेस जो है वो हावी रही और इसके पीछे लालू प्रसाद यादव ने मुख्य भूमिका निभाई। लालू प्रसाद यादव ने मीटिंग में ही कह दिया कि राहुल गांधी आप दूल्हा बनिए, हम सारे विपक्षी बाराती बनने को तैयार हैं। और लालू ने कुछ यूं ही बयान नहीं दिए थे। लालू जानते थे कि नीतीश कुमार को अगर साइडलाइन करना है तो कांग्रेस को अपने पाले में रखना होगा, क्योंकि बिहार में कांग्रेस RJD जो है सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है अपोजिशन में, लिहाजा वो अपना वर्चस्व दिखाना चाह रहे थे और उसने दिखा दिया। बात यहाँ तक हुई कि चलो जो बेंगलुरु में बैठक हुई वो मुमकिन है कि उसमें संयोजक पद का अनाउंसमेंट हो जाए, लेकिन वहाँ भी नहीं हुआ।
उसके बाद तीसरी बैठक मुंबई में माना गया कि अब तो आज तो फाइनल हो ही जाएगा कि भाई संयोजक नीतीश कुमार को बना दिया जाए, या उसके पहले लालू यादव ने बयान दे दिया कि भाई विपक्ष में 4-5 संयोजक हो जाएगा, मतलब भ्रमित किया। नीतीश कुमार को भी भ्रमित किया, मीडिया को भी भ्रमित किया। हालांकि हमारे सूत्र पहले से मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरा अगर पुराना वीडियो देखें तो मैं लगातार कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया जाएगा। हमारे सूत्र बिल्कुल पक्के थे कि नीतीश कुमार को कांग्रेस पसंद नहीं करती है, उनके पलटू राम नेचर की वजह से। कांग्रेस को यह डर है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट सकते हैं, और नीतीश कुमार अपनी राजनीति खुद तय करते हैं। क्योंकि आप देखे हैं कि पटना में भी जब अभी हाल ही में जेडीयू के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वहां कोऑर्डिनेशन कमेटी में ना तेजस्वी यादव की फोटो मिली ना ललन सिंह का फोटो था, जो दोनों ही कोऑर्डिनेशन कमेटी में। ललन सिंह को नीतीश कुमार का खास माना जाता है। ललन कुमार बार बार दिखाते हैं कि वो आरजेडी से कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक क्या है कि वो उसके अपने ही पार्टी के विभीषण हैं। वो आरजेडी से कहीं ना कहीं मिले हुए, उनको डर है कि आरजेडी किसी भी दिन जेडीयू को तोड़ देगी, और तोड़ने के बाद से अगर 10 विधायक भी उसके साथ चले जाते हैं तो उसकी सरकार बननी तय है। यानी नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह निकाल के लोग फेंक देंगे। अब नीतीश यह जानते हुए भी उन्होंने एक बड़ी चाल चली को राजनीतिक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान, अपनी धमक दोबारा दिखाएं। चूंकि केंद्र में भी वो रेल मंत्री रहे हैं और उनकी छवि अच्छी रही है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, इसलिए नीतीश को लगा कि नहीं, केंद्र में भी राजनीति करनी चाहिए, और उस राजनीति के चक्कर में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिगुल बजा दिया। एक तरह से आप समझिए कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन अपने आप को साबित करते हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 साल से गठबंधन तो 2022 में टूटा है, लेकिन 2 साल पहले से न प्रधानमंत्री के सम्मेलनों में, भाषण में, पब्लिक मीटिंग में वो शामिल होते हैं, न गृह मंत्री अमित शाह के मीटिंग में शामिल होते हैं। वो दोनों को ही अपना दुश्मन मानते हैं। और इस समय भारत में, खासकर बिहार और बाकी हिंदी प्रदेशों में, नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इतर राजनीति करना किसी भी राजनीतिक दल और किसी भी नेता के लिए संभव नहीं है। अमित शाह लगातार बिहार में रैलियां कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, बिहार सरकार को चुनौती दे रहे हैं, और ये कई बार वो कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की एंट्री अब एनडीए में नहीं होगी। क्योंकि जब गठबंधन टूटने से पहले नीतीश शाह ने नीतीश कुमार से बात की थी और उनको समझाया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी बात नहीं मानी, और 2022 में गठबंधन, एनडीए गठबंधन से अलग होकर महागठबंधन में शामिल हो गए, और फिर वहाँ बिहार में उन्होंने अपनी सरकार बनाई, चूँकि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी बचानी थी। अब इसके इतर जब नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति वहाँ डामाडोल स्थिति, चूँकि जेडीयू की संख्या कम है, फिर भी जेडीयू के मुख्यमंत्री बने, जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यह बात आरजेडी को भी खटकती थी, बीजेपी को भी खटकती थी। बीजेपी जानती थी कि उसकी वो जो है जेडीयू की संख्या बल कम है, फिर भी उसने अपना एक छोटे बड़े भाई का रिश्ता निभाया और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पे वहाँ अपना समर्थन दिया। अब लोकसभा चुनाव में जबकि 40 सीटें हैं बिहार में, लिहाजा नीतीश की यह रणनीति है कि जब पिछली बार जब जो 16 सीटें उन्होंने जीती थी एनडीए गठबंधन के साथ, उन 16 सीटों को अपने पास बचा के रखना, उन 16 सीटों पर जीत दर्ज करना, यह उनकी प्राथमिकता हो गई, क्योंकि यह उनके प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। नीतीश ये जानते हैं कि अगर ये 16 सीटों में से वो हारते हैं, जिस तरह से बीजेपी लगातार दावा कर रही है और जिस तरह से बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, वैसे तो नहीं लगता कि नीतीश को 16 सीटें लोकसभा में आएंगी। नीतीश की छवि बिहार में सुशासन बाबू थी, वो भी डैमेज हो गई, इसकी वजह भी है। और उसके बाद से नीतीश को अब जो लोग नीतीश के लिए जनरली बिलो द बेल्ट हिट नहीं करते थे, वो नीतीश को बिलो द बेल्ट भी हिट कर रहे हैं। लिहाजा नीतीश की छवि भी धीरे धीरे जनता की नज़र में खराब होते जा रही है। ऐसे में 16 सीट अपने आप को बचा पाना यह बड़ी चुनौती है। दूसरी बड़ी चुनौती है कि जो गठबंधन बना है, गठबंधन में जेडीयू और आरजेडी में सीट का बंटवारा कितना होता है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो 5 सीट पे लड़ने के लिए अड़ी हुई है, जबकि आरजेडी जो है वो 4 सीट देने को तैयार है। उसके अलावा जो बाकी पार्टियां सीपीएम वगैरह हैं, उनके साथ भी ये सीटों के शेयर को लेकर बहुत कंफर्टेबल नहीं है। यानी नीतीश को हर स्तर पे चुनौती मिल रही है, उनके लिए कोई भी सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं है, जबकि एनडीए में वो बहुत कंफर्टेबल थे। चाहे वो सीटों का बंटवारा हो, चाहे कोई राजनीतिक समीकरण बैठाना हो, या फिर कोई बड़ा निर्णय लेना हो, उसमें वो बेहद कंफर्टेबल थे। यह कंफर्टेबिलिटी जो है उनको आईएनडीए ने मुख्य विपक्षी दल के साथ नहीं मिल पा रही है।
आपने गौर किया होगा कि मुंबई में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें नीतीश कुमार मौजूद नहीं थे। हालांकि नीतीश कुमार आने के बाद उन्होंने बड़े शान से कहा कि सब कुछ ठीक है, हम बीजेपी के खिलाफ मुहिम छेड़ेंगे, 2 अक्टूबर से रैलियां करेंगे, जगह जगह हमने प्लानिंग शुरू कर दी है। लेकिन नीतीश की जो तस्वीर जो मेरे थंबनेल पे लगी हुई है, यह बॉडी लैंग्वेज बताता है कि उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और नीतीश के बारे में यह कहा भी जाता है, नीतीश अनप्रेडिक्टेबल माने जाते हैं। और इस अनप्रेडिक्टेबल नेता को सिर्फ एक ही आदमी कंट्रोल करता है, वो है लालू प्रसाद यादव। आप देखिए, इस अनप्रेडिक्टेबल नेता को भनक तक नहीं लगी। दिल्ली में लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को अपने घर पे बुलाया, डिनर पार्टी दी, बिहार से बकरा मंगाया, बकरे को काटा, उसका मटन बनाया और राहुल गांधी को खिलाया। इसके बाद से पूरा सियासी गेम बदल गया। यह नीतीश कुमार को इसकी उम्मीद भी नहीं थी। नीतीश कुमार इसके बाद दिल्ली आए, उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात नहीं हो पाई। वो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर गए और उन्होंने वहाँ श्रद्धांजलि दी। इसके बाद लगातार वो उन्होंने कोशिश की। देखिए, नीतीश ने कोशिश की, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम बार बार लेकर, उनके एरा को याद करके बार बार ये कोशिश की कि बीजेपी के उन नाराज कार्यकर्ताओं, उन वोटर्स को लुभाने की जो कहीं ना कहीं बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नाराज है, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। लेकिन जो जनता बीजेपी से नाराज है, मान लीजिए, वह भी ये जानती है कि नीतीश कुमार पलटू हैं। नीतीश कुमार सुशासन के नाम पर बिहार में एक तरह से आक्रांत फैलाए हुए हैं। आप देखिए, आपराधिक मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जब तक एनडीए की सरकार थी वहाँ पे जेडीयू के साथ, तब तक वहाँ अपराध की ग्राफ बिल्कुल कम हो गया था। आरजेडी के आते ही ग्राफ और बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस जातीय समीकरण के आधार पर बिहार में चुनाव होता है, उस जातीय समीकरण को संतुष्ट करने के लिए आपको उसको बढ़ावा देना होगा। और यह बढ़ावा अपराध के रूप में वहाँ दिया जाता है। ये आज से नहीं, सैकड़ों लालू के दशक से चला आ रहा है। और लालू भी इस राजनीति को पूरी तरह जानते हैं कैसे राजनीति की जाती है। उन्होंने अपने बेटे को इस्टेब्लिश करने के लिए नीतीश को किनारा कर दिया। नीतीश भी यह समझ रहे हैं कि अगर उनको सर्वाइव करना है तो कहीं ना कहीं उनको बड़ी राजनीति करनी होगी। लेकिन वो बड़ा प्लेटफॉर्म जो INDA के थ्रू वो खोज रहे थे, वो बड़ा प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिला। लिहाजा जो मीटिंग हुई है दिल्ली में नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार की, वो बहुत मायने रखती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मेरे थंबनेल पर तस्वीर लगी उसको आप देखिए, उसमें आप हेमंत सोरेन का बॉडी लैंग्वेज देखिए और नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज देखिए। दोनों ही अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप हेमंत सोरेन का बॉडी लैंग्वेज देखिए, कितना चहकता चेहरा है, लेकिन नीतीश का चेहरा बिल्कुल उदास है। नीतीश के चेहरे पर टेंशन दिख रही है। नीतीश किसी गंभीर सोच में पड़े हुए हैं। इसके बाद नीतीश को एक बात और भी समझनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी पोजिशनिंग वहाँ की है, नालंदा विश्वविद्यालय को बैकग्राउंड में दिखा कर, तस्वीरें लगाकर। यह एक बड़ा मैसेज है, यह एक राजनीतिक मैसेज है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को के बारे में विदेशों से आए राष्ट्राध्यक्षों को बताया कि यह 15 से 12वीं सदी में बना नालंदा विश्वविद्यालय कितना प्राचीन है और उसकी महत्ता क्या है। यह एक ऐसा मैसेज है कि बिहार के लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज दिया नरेंद्र मोदी ने कि हर प्लेटफॉर्म पे वो राज्य स्तर की चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। और इतना बड़ा मंच देना G20 के सम्मेलन में, यह बिहार के लिए बहुत गौरवपूर्ण बात है। और इसका बड़ा मैसेज लोकसभा चुनाव में 2024 में जाने वाला है, ये तय है। यह बात भी नीतीश को कहीं ना कहीं खल रही है कि कहीं अगर ये बाजी पलट गई, कहीं उनकी 16 सीट के बजाय 6 सीट पर अगर सिमट गए वो, तो नीतीश कुमार ना राज्य की राजनीति में अपनी दखल पूरी तरह दे पाएंगे और राष्ट्रीय राजनीति से तो खत्म ही हो जाएंगे। लिहाजा यह देखना बहुत ज़रूरी होगा कि नीतीश कुमार की अगली चाल क्या होगी। चाल इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि नीतीश कुमार अनप्रेडिक्टेबल, मैं बार बार कह रहा हूँ, उनकी ये चाल ही होती है कि आगे वो क्या करेंगे इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता है। जानने वाले तो यहाँ तक बताते हैं, और जितना मैं नीतीश कुमार को जानता हूँ पिछले 20 साल से, उसमें तो यह भी मालूम है कि नीतीश के दाएं हाथ को यह नहीं मालूम पड़ता कि बायां हाथ क्या करने वाला है, और बाएं हाथ को नहीं मालूम पड़ता कि दायां हाथ क्या करने वाला है। इसके कई उदाहरण हैं मेरे पास, और कई बार मैं बातचीत के दौरान मुझे जैसा लगा है कि नीतीश जो हैं वो बेहद अनप्रेडिक्टेबल है। लिहाजा इस लिहाज से जो यह मीटिंग है और यह जो दिल्ली में उनका निमंत्रण पत्र स्वीकार करके आना, यह एक बड़ा संदेश दे रहा है INDA विपक्ष को। और इसके जरिए उन्होंने विपक्ष को भी एक बड़ा संदेश दिया है नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके इस मीटिंग में शामिल होकर, क्योंकि इस मीटिंग में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया गया। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके इतर नीतीश कुमार को तरजीह देकर बुलाया गया है। इसका मतलब यह है कि नीतीश भी इस जरिए के माध्यम से एक मैसेज देना चाह रहे हैं। नीतीश ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई, अगर आप INDA, अगर आपने मुझे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया, जो मैं कह रहा हूँ, अगर उसके हिसाब से काम नहीं हुआ, तो NDA का दरवाज़ा खटखटाकर मैं NDA में जा सकता हूँ। और देखिए, इस बार सीधा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं। नरेंद्र मोदी से उस मीटिंग में बैठक की और नरेंद्र मोदी के मन को टटोलने की कोशिश की। उन्होंने बात की नरेंद्र मोदी से और उनके विचार जानने की कोशिश की, क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी
राष्ट्रीय चुनाव के लिए, देश के लिए सब कुछ करते हैं और चुनाव उनके लिए बहुत अहम होता है। चुनाव के लिए वो हर तरह से साझेदारी, लेकिन एक पैमाने पे करते हैं, एक स्टैंडर्ड साझेदारी करते हैं और उस स्टैंडर्ड साझेदारी में नीतीश कुमार फिट बैठते हैं। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश की छवि एक सुशासन बाबू की तरह है बिहार में, हालांकि वो छवि लगातार डेंट हो रही है। नीतीश खासा लोकप्रिय नेता भी हैं बिहार में, इसलिए अगर उनको एनडीए के साथ मिल जाता है, अगर वो एनडीए के साथ जाते हैं तो निश्चित तौर पे नीतीश जो अपनी छवि पिछले करीब करीब 1 साल से जो उन्होंने बिगाड़ा और आने वाले चुनाव के समय 1.5 साल तक हो जाएगा, वो छवि अचानक उनकी बदल जाएगी, उनकी छवि अच्छी हो जाएगी और मुमकिन है कि जिन 16 सीटों को लेकर उनके मन में उहापोह है, उन 16 सीटों पर वो जीत हासिल कर लें। इन सब के इतर उनके पास जो सबसे बड़ी बात है, जो आरजेडी का मतलब लालू यादव का परिवार जो पूरी तरह से नीतीश कुमार पे हावी है, उससे भी उनको बचने का एक बड़ा मौका मिलेगा। यह दिगर की बात है कि नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है बिहार में, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी कब बढ़ा है? जब आरजेडी के साथ उनके संबंध बढ़े, जब उन्होंने महागठबंधन में सरकार बनाई है, इसके बाद से एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई है और एंटी इनकम्बेंसी का असर सीधा चुनाव पे पड़ता है, सीटों पे पड़ता है, मतदाताओं पर पड़ता है, लोगों के विचार पे पड़ता है। लिहाजा हमको ये देखना होगा कि जो नीतीश कुमार जो ये रणनीति कर रहे हैं वो कितना सफल होते हैं। इसके इतर मैं बार बार कह रहा हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार में हमलावर हैं। वो उन क्षेत्रों में, सीमांचल के क्षेत्रों में लगातार भाषण दे रहे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, जो नीतीश के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, एक थ्रेड है एक तरह से। अगर बीजेपी वहाँ अपना कदम मजबूत कर लेती है, अगर मतदाताओं में अगर उसकी पकड़ बन जाती है, तो नीतीश के लिए यकीन मानिए लोकसभा चुनाव में 6 सीट जीतना भी मुश्किल होगा। क्योंकि जिस बिहार को लेकर सुर्खियां हैं, जिस नीतीश को लेकर सुर्खियां हैं, वो यह है कि बिहार में अपराधीकरण बढ़ गया है, बिहार में अराजकता बढ़ गई है, बिहार में गुंडागर्दी बढ़ गई है, बिहार में शिक्षा का स्तर गिर गया है, बिहार में कानून व्यवस्था का स्तर बिल्कुल नीचे गिर गया है। लिहाजा अगर यह मामला चुनावी मुद्दा हो गया तो नीतीश के लिए बहुत ही गंभीर और मुश्किल हो जाएगा। इसके इतर जो लगातार इधर विवाद हो रहा है नीतीश को लेकर, उनके अधिकारियों को लेकर, के पाठक को लेकर लगातार जो विवाद हो रहा है, लगातार मीडिया के सुर्खियों में भी रह रहे हैं, यह नीतीश को डेंट कर सकता है। और इन्हीं सब को सोचकर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की, राष्ट्रपति का निमंत्रण स्वीकार किया, भोज पार्टी में गए, वो वहाँ पे कई नेताओं से मिले हैं। इस पार्टी में बीजेपी के कई कद्दावर नेताओं से भी मुलाकात उनकी हुई है, बातचीत हुई है। जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, उन्होंने कई घंटे तक वहाँ समय बिताया है, देखा है, बीजेपी के नेताओं से मिले हैं, कई बीजेपी के जो एक दूसरे के सूत्रधार रहे हैं उनसे मिले हैं, बड़े पत्रकारों से उन्होंने मुलाकात की है। और मैं आपको बता दूँ, दरवाजे के पीछे नीतीश की हरिवंश से भी मुलाकात हुई है। हरिवंश बीजेपी और जेडीयू के बीच एक बड़े मजबूत पिलर की तरह और पुल की तरह काम करते हैं। पिलर इसलिए कि वो मजबूती के साथ जेडीयू के साथ दिए हुए, और पिलर और पुल इस तरह की कि जेडीयू और बीजेपी के बीच वो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, यह सब जानते हैं। लिहाजा नीतीश का यह बैठक में होना करीब 2.5 से 3 घंटे तक बहुत मायने रखता है। ममता बनर्जी भी थी। ममता बनर्जी के बारे में यह कहा जाता है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं दिल से एनडीए के लिए सॉफ्ट हैं, क्योंकि वो राहुल गांधी के साथ अनकंफर्टेबल है, कांग्रेस के साथ अनकंफर्टेबल है। बंगाल में जिस कांग्रेस को धत्ता बताकर उन्होंने तीसरी बार अपनी सरकार वहाँ कायम रखी, और जिस तरह से वो मुखर होकर तीसरी बार सरकार बनने के बाद विपक्ष को एकजुट करने में कांग्रेस को उन्होंने नेगलेक्ट किया था, यह बातें कैसे भूली जा सकती है? ना इस बात को राहुल भूल सकते हैं, ना इस बात को ममता बनर्जी भूल सकती हैं। कैमरे के सामने दोनों आपस में एक दूसरे को सामने दिखते हैं, लेकिन यह तय है कि जिस तरह से इन दोनों में अंतर विरोध है, वो किसी न किसी दिन खुलकर सामने आ सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या इनके अंदर जो अंतर विरोध है वो किस रूप में सामने बाहर आता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी, अभी देखिए टीएमसी के जो प्रतिनिधि तो है, डायरेक्ट ने साफ कहा कि भाई वो ममता बनर्जी से बात होने के बाद ही कोऑर्डिनेशन कमेटी और कैंपेन कमेटी में किस तरह की हिस्सेदारी होगी, यह तय होगी। इसके लिए उन्होंने समय मांगा। यह समय मांगना ही बताता है कि वो बहुत आईएनडीए से कंफर्टेबल नहीं, और कंफर्टेबल ना होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि आप देखिए पटना की बैठक में सोनिया गांधी नहीं थी जब, लेकिन सोनिया गांधी ने जब ये देखा कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल बिफर सकते हैं, तो इसके बाद की मीटिंग में सोनिया गांधी लगातार शिरकत करने लगी, बैठक में जाने लगी। हालांकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने इसके इतर अपने बेटे को प्रोजेक्ट करने के लिए, इस विपक्ष गठबंधन को एकजुट करने के लिए वो मुंबई भी गई, बेंगलोर भी गई। लिहाजा यह सब देखने के बाद इतना तो माना जा सकता है कि नीतीश का मन कभी भी बदल सकता है, समीकरण कुछ भी हो सकता है।
आने वाले समय में आपको दिलचस्प राजनीति के दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेंगे। मुमकिन यह है कि आप ये भी देख सकते हैं नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। मुमकिन यह भी है कि वो एनडीए को बाहर से समर्थन दे दें। ये सब संभावनाएं पर्याप्त रूप से हैं जिन पे हमारी भी नज़र होगी, आपकी भी नज़र होगी। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और साथ में कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट के जरिए हम ये समझते हैं कि आप किन तरह की खबरों को देखना पसंद करते हैं और आपके विचार को हम अपने खबरों में शामिल करते हैं, हमें भी उससे एक एंगल मिलता है। लगातार अपडेट कीजिए और मैं आप सभी सब्सक्राइबर फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे चैनल को लगातार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। हमारा व्यूज़ चैनल का 1 लाख के करीब पहुंच गया है। यह आप सब सब्सक्राइबर के लिए बहुत अच्छी खबर है। आप लगातार इस तरह अपना प्यार हमें देते रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।